जो सिर्फ इस मौजू के लिए आए हैं आपके बीच में कि हाउ टू पेरेंटिंग, आप अपने बच्चों को कैसे पेरेंटिंग करें। डॉक्टर आबिद अख्तर अंसारी साहब, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। मैं बुलाना चाहूँगा, एक बार आप लोग क्लैपिंग करके एक बार स्वागत करिए और बहुत ध्यान से आपको सुनना है, कोई आवाज़ नहीं करना है, ठीक भाई? तो डॉक्टर आबिद अंसारी साहब। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्कार। सभी लोग हैं ना, तो सबके हिसाब से चलेंगे। सो मैं नीचे भी आ सकता हूँ, ज़रूरी तो नहीं कि मैं ऊपर से ही बोलूँ। मुझे ऊपर से बोलना ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं चाहता हूँ लोगों के बीच में रह के बात करी जाए। तो अगर आप लोग इजाज़त दें तो मैं नीचे आ जाऊँ, ठीक है? बहुत बढ़िया। क्योंकि हमें जिनसे बात करनी है उनके बीच में रह के बात की जाए तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, टच बन जाता है थोड़ा सा, राइट? सो आप सबको मेरा नाम पता चल गया होगा, आबिद अख्तर अंसारी। मैं यहाँ ये भी नहीं कह सकता कि किसी को मेरा नाम तो नहीं याद है। कोई ऐसा हो तो मैं उससे टॉफ़ी छीन लूँ, जिसको नाम याद होता है तो मैं उसको टॉफ़ी दे देता हूँ, राइट? सो बच्चे भी, अच्छा मैंने वहाँ से देखा, हम लोग जब वहाँ से एंट्री कर रहे थे तो पेरेंट्स को भी पता था कि हम लोग एंट्री कर रहे हैं और बच्चों को भी पता था हम लोग एंट्री कर रहे हैं। लेकिन ताली बजाने वालों में सबसे पहले आपको पता है कौन था? कोई जान सकता है कौन था? बच्चे। सबसे पहले बच्चों ने तालियां वहां से बजानी शुरू की, वहां से बजानी शुरू करी। उनके लिए एक्साइटमेंट का माहौल है, वो ये एक प्रोग्राम है, उनको इससे किसी से मतलब नहीं है कि यहाँ क्या बात होने वाली है ना? उनके लिए बस एक्साइटमेंट। शामियाना देखा, एक्साइटमेंट का माहौल है, तालियां बजनी चाहिए। कोई एक गेस्ट है, उसके लिए ताली बजनी चाहिए। उन्हें ये नहीं पता क्या बात होगी क्या नहीं होगी। पेरेंट्स हमेशा लास्ट क्यों होते हैं? उसी की जगह आप अगर एज ए बच्चा आप वहां बैठे होते तो शायद आप भी वही करते, हाँ या ना? आपने अपने बचपन में भी वही किया होगा। आपने शामियाने में कभी बैठे और किसी गेस्ट को देखा, अरे सबसे पहले ताली बजाओ, हमें किसी को कोई मतलब ही नहीं है। हम बड़े हो जाते हैं तो हम अप्रिशिएट करना बंद कर देते हैं, थोड़ा कम कर देते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई लोग शायद पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन मैं फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं कि जो पेरेंटिंग है आज के दौर में वो कैसे की जाए। आज का दौर का मतलब क्या होता है? अब कुछ लोग कहेंगे भाई यहाँ कई दौर के लोग बैठे हैं, कुछ हमसे सीनियर भी हैं, कुछ हमसे जूनियर भी हैं, कुछ हमारी बिलमुकाबल की एज के होंगे। तो ये दौर लफ्ज जब हम यूज करते हैं तो दौर का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आज का दौर, कल का दौर, परसों का दौर, आने वाला दौर, क्या मतलब है? क्या हम कितने दौर में जी रहे हैं? हमारे वालिद के दौर में भी हम जी रहे हैं और हमारे बच्चों के दौर में भी हम जी रहे हैं और अपने खुद के दौर में। तो यानी हम एक साथ तीन जगहों पे हम इकट्ठा हैं, तीन तरह के लोगों से हमें डील करना पड़ रहा है। उसके हिसाब से हमारा दिमाग किस तरह चलना चाहिए और जब जो इंसान सामने आए उससे उसी तरीके से कैसे किया जाए, उसे उस तरह से कैसे डील किया जाए। क्योंकि बच्चों के अपने अलग मसले होते हैं, बड़ों के अपने अलग मसले होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं उस बच्ची के लिए आपसे फिर से एक बार ताली बजवाना चाहूंगा, उमरा के लिए। उमरा था ना उसका नाम? एक बार प्लीज उसके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। कहाँ है उमरा? आप सामने आए जरा। जिसके लिए तालियां बज रही है उसको भी तो सामने आना चाहिए। आइए बच्चे। क्यों ऐसा किया? वो बेटे के लिए भी मैं तालियां बजवाना चाहता हूं, लेकिन उससे ज्यादा इसके लिए क्योंकि ये जब यहां से पढ़ के भागी है तो ये हाथ चढ़ते, अरे बस किसी तरह कंप्लीट किया है मैंने, जान बची आज, नहीं तो सब गोली मार देते मुझे स्टेज पे। कई बार स्टेज पे खड़े होते हैं जब आप, तो आपको बड़ी घबराहट होती है। और मैं आपको चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आप में से जितने पेरेंट्स बैठे हैं, अगर आपको 1 महीने का भी टाइम दे दिया जाता तो आप में से 80% पेरेंट इसकी तरह नहीं बोल पाते वहां चढ़ के, हाँ या ना? 80% पेरेंट, मैं कहता हूं 20% लोग बोल सकते थे। 80% पेरेंट चाहे जितने पढ़े लिखे हों, चाहे जितने काबिल हों, वहां स्टेज पे जाके उसकी तरह बोल के दिखा दीजिए तो मैं आपके लिए इससे ज्यादा तालियां बजवा दूंगा। आपको 1 महीने का टाइम देता हूं। 1 महीने बाद वही सना जो उसने पढ़ी वहां ऊपर चढ़ के वही याद करके आइए। 1 महीने बाद वहीं जाके फिर बोलना होगा आपको। कितने लोग ये करने में काबिल होंगे? हम एक्सपेक्ट करते हैं उनसे, लेकिन हम खुद करने में काबिल कई बार नहीं हैं और हम उसके लिए ताली बजाने में भी कंजूसी कर रहे हैं। और कई लोग डिस्कशन कर रहे हैं उसी के दोस्त, अरे पता नहीं क्या हो गया, देखो अच्छा है फंस गई, है ना? इसका नाम चूज किया, अच्छा हुआ फंस गई। लेकिन ये नहीं देखा कि उसके अंदर हिम्मत कितनी थी, उस बच्ची के अंदर
कि उसने पानी पी के दोबारा से अपने अंदर वही ताकत जगाई कि हाँ मैं बोलूंगी। कई बच्चे घबरा के भाग जाते हैं कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल का माशरा, आपके घर का माहौल क्या है, क्या तरबियत आप दे रहे हैं, जिससे वो हिम्मत मिलती है बच्चों को, खासतौर से लड़कियों को, क्योंकि सेपरेशन में चलती हैं ना लड़कियां तो कि भाई नहीं इनका तो। अभी थोड़ी देर पहले बहुत सारे डिस्कशन हो रहे थे, तो मैं उस मौजू पे बाद में आऊंगा। लेकिन थैंक यू सो मच बच्चे, वापस आप बैठ सकते हैं, थैंक यू सो मच। एक चीज़ और पूछनी थी कि बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी बैठे हैं, और हम बड़ों में से भी और बड़े भी एज में लोग बैठे हैं, तो थोड़ा आइडिया दीजिएगा कितने लोगों को कहानियाँ सुनाना पसंद है। वो लोग हाथ उठाएं पहले। कितने लोग आज भी कहानियाँ सुनाना पसंद करते हैं? थोड़ा हाथ उठाएं। इधर वाले लोग भी उठा सकते हैं। कहानियाँ किस किस को सुनानी पसंद है, जरा हाथ उठाएं। नहीं पसंद नहीं है, चलिए मान लिया नहीं पसंद। कहानियाँ सुनना कितने लोगों को पसंद है, वो हाथ उठाएं। अरे वाह, बच्चे बहुत सारे कह रहे हैं। इधर कई लोग ऐसे हैं ना सुनना पसंद ना सुनाना पसंद। कहानियां देखना कितने लोगों को पसंद है? देखना मतलब टेलीविजन पे, यूट्यूब पे, मोबाइल पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स में मूवीज वगैरह। हाँ, आप लोगों को देखना पसंद है, ना सुनना ना सुनाना, देखना पसंद है। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन यही लोग काफी ज्यादा झूठ भी बोल रहे हैं, जो लोग ये कह रहे हैं कि हमें सुनाना पसंद नहीं है। क्योंकि भाई आपने कहा भाई हमें सुनाना पसंद नहीं है, लेकिन ये जब चौक चौराहे पे अपने दोस्त से मिलते हैं चाय की दुकान पे, तो कहते हैं अरे भाई तेरे को पता है कल क्या हुआ, कल ये हुआ, कल वो हुआ, मैं यहां गया, मैं वहां गया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तो आप क्या कर रहे हैं? कहानी तो सुना रहे हैं। आपको ऐसा फील होता है कि भाई कहानी वही होगी जिसमें एक राजा होगा, एक रानी होगी, कोई ड्रैगन होगा, कोई तलवार चलेगी और आखिरी में कोई बचेगा, तो वो कहानी होती नहीं। आए दिन रोजमर्रा की चीजें जो आप सुनाते हैं, सुनते हैं, महिलाएं खासतौर से लेडीज सब्जी काटते समय अपनी दोस्तों से बात, ए बहन तुझे पता है कल क्या हुआ, फलाने के घर में क्या हुआ। वो फलाने के घर की स्टोरी आप सुना रहे हैं, स्टोरी ही तो है, कहानी ही तो है। तो आप सब कहानीकार हैं। बच्चे भी इसी तरह से अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं। एक दिन स्कूल से घर जाते हैं, अगले दिन स्कूल आते हैं, पापा ने बहुत मारा, कहां कहां मारा हम नहीं बता पाएंगे। कहानी सुना रहा है बच्चा अपनी, ठीक है। तो आप सब कहानीकार हैं। कहानियां सुनाना नए दौर में क्यों इंपॉर्टेंट है? आप में से कई लोगों ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि आपको लगता है कि वो दादी नानी की कहानियां ही कहानियां होती थी, तो हम अपने बच्चों के साथ क्या ही शेयर करें, क्योंकि हमें तो आती नहीं। तो कई बार हम उन चीजों से महरूम कर रहे हैं अपने बच्चों को। कुछ ऐसी कहानियों के दम पे कुछ ऐसी नई चीजें बताने के लिए हम उतनी फुर्सत नहीं पा रहे हैं, जबकि हमारे पास फुर्सत है रात को। बातों बातों में हम बहुत सारी चीजें बता सकते हैं अपने बच्चों को, लेकिन हमें लगता है कि हम कहानियों से कैसे बात करेंगे। तो अगर मैं आज पूछूं कि अगर मैं यहां पे एक कहानी सुनाना चाहूं आप सबको, तो कितने लोग सुनना पसंद करेंगे? अब तो मजबूरी है ना, वहां से बंद करवा देंगे गेट, किसी को भागने नहीं देंगे। कोई कहेगा भाई मुझे पसंद नहीं है कहानी सुनना, तो हम गेट बंद करवा देंगे, सर से बोलेंगे किसी को भागने मत दो। तो चलिए कहानी शेयर करते हैं। बट कहानी क्या है, वो इंसानों के दौर से नहीं है। बच्चे आप लोगों को भी इंजॉयमेंट आएगा सुनने का। हम स्टार्ट कर रहे हैं, इससे कनेक्ट करिएगा जरा, जो हम कहानी करने जा रहे हैं, सुनाने जा रहे हैं सारी चीजों को, कि पेरेंटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। तो भाई जंगल की कहानी है ये, इंसानों की दुनिया की कहानी नहीं है। मेरे पास बहुत गूंज तो रही नहीं है, आवाज आ रही है? बहुत गूंज तो नहीं रही आवाज? ठीक है। तो जानवरों की दुनिया में क्या होता, जंगल में बहुत सारे तरह के जानवर रहते थे। अब भाई उसमें मांसाहारी जानवर भी हैं, शाकाहारी जानवर भी हैं, तो उनमें हाथी वाती भी थे बड़े बड़े। अब उसको ऊंची टहनी कोई पसंद आ गई कि मुझे वो टहनी खानी है, अब वहां तक पहुंच नहीं पा रहा, तो उसने क्या किया, उसने पूरा पेड़ पे धक्का मारा, पूरा पेड़ गिरा दिया, सिर्फ वही टहनी खाई और आगे बढ़ गया। तो क्या हुआ, चीज का मिसयूज किया उसने, पूरा पेड़ गिरा दिया सिर्फ एक टहनी खाने के चक्कर में। इसी तरीके से मांसाहारी जानवर, शेर, चीता, बाघ, उनको पसंद आया भाई ये वाले जानवर की लेग पीस बढ़िया लग रही है, यही खानी है। उसके चक्कर में उसने पूरा जानवर मार दिया, बड़ा जानवर खाया सिर्फ टांग टांग, बाकी पूरा जानवर छोड़ के बढ़ गया आगे। वो सड़ रहा है, वो जानवर पड़े हुए, बीमारी का बायस बन रहा है। तो नेचुरल की खपत सही नहीं हो रही। तो ऐसे उनके बड़े बुजुर्गों ने देखा कि भाई ये तो ऐसे अगर करेंगे ना सिस्टम में, तो ये पूरा का पूरा जंगल बर्बाद कर देंगे। ऐसे कोई पेड़ गिराएगा, कोई सारे जानवर मार देगा, और आगे की जनरेशन बढ़ेगी ही नहीं।
डिसिप्लिन है ही नहीं। तो उन्होंने एक सोसाइटी की तरफ आंख उठा के देखा, एक स्पीशीज की तरफ आंख उठा के देखा, और उन्होंने कहा ये लोग अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा करते हैं, इनकी तरह करना चाहिए। किसको लगता है किसकी तरफ देखा होगा जो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा करते हैं? उन जानवरों ने किसको देख के थोड़ा इंस्पिरेशन लिया होगा? किससे लिया होगा? जो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा करते हैं। कौन ऐसी स्पीशीज हो सकती है? इंसान। अशरफुल मखलूकात में से इंसान अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा करता है, ऐसा हम सोचते हैं। तो जानवरों ने भी ऐसा सोचा कि ये तो जी अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा कर रहे हैं, इन्हीं की तरह करते हैं। सुबह सुबह उठाते हैं, टाई वाई लगाते हैं, कपड़ा वपड़ा टांगते हैं बढ़िया इसके ऊपर, एक जैसा कपड़ा पहनते हैं, बढ़िया बाल बनाते हैं, टिफिन पैक होता है, जितना खाना है उतना ही टिफिन पैक होता है, जरूरत से ज्यादा टिफिन में कुछ नहीं। और टिफिन जाता है बैग में, अच्छा खासा बैग टांग के जाते हैं बच्चे, जाते हैं वापस आते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, बढ़िया वापस आते हैं। तो ये कोई वेस्टेज नहीं कर रहे, कोई रूल नहीं तोड़ रहे। हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। तो उन्होंने जंगल के बीच में एक बहुत बड़ी खाली जगह देखी, तो उन्होंने सोचा यार यहाँ पे एक काम करते हैं, स्कूल बना देते हैं इंसानों की दुनिया की तरह। उन्होंने उठा के एक स्कूल बना दिया। अब स्कूल जब बनाया तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ कोर्सेज भी होने चाहिए यहाँ पे। तो उन्होंने कुछ कोर्सेज डिजाइन किए, ज्यादातर जानवरों के हिसाब से कोर्स डिजाइन किए। ज्यादातर जानवर 3-4 तरीके के काम करते हैं, या तो उड़ते हैं, या तो भागते हैं, या तो तैरते हैं, या तो चढ़ते हैं। पेड़ वेड़ पे चढ़ने का काम यही 3-4 करते हैं जानवर। तो भाई जब कोर्सेज रखे गए, जानवरों को बोला गया चलो भाई एडमिशन ले लो सारे। एडमिशन लिया गया, एडमिशन दिलाया भी गया, भर गया पूरा स्कूल, ठीक है। अब उसमें से एक बत्तख थी, बत्तख को तैरना बहुत अच्छा आता था। उसको बोला गया भाई जमीन पे कूदो और भागो। बोली नहीं सर नहीं भाग पाएंगे। बोले नहीं तुम्हें भागना पड़ेगा, कोर्स का हिस्सा है, भागो। अब उसके पंजे कैसे होते हैं बत्तख के? जालीदार। अब वो जब भागी तो जमीन पे इतने कंकड़ पत्थर कांटे थे कि वो उसके पंजे को फाड़ते चले गए। लहूलुहान हो गया उसका पैर, खूनम खून। वो पट्टी वट्टी बंधवा के अगले दिन स्कूल पहुंची लंगड़ाते हुए, तो बोली सर भाग तो नहीं पाएंगे। बोले अच्छा ठीक है, रिकवर हो जाओ, फिर उसके बाद तैर के दिखा देना, जो कर रही थी वही कर लेना। तो आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि वो उतना ही तेजी से तैर पाएगी? तैर पाएगी या नहीं? क्यों? सबकी गर्दन ऐसे ऐसे चल रही है। क्यों नहीं तैर पाएगी भाई? क्योंकि पंजे फट गए, पानी को वो पीछे नहीं ढकेल सकते। इसकी जगह पे एक खरगोश था, खरगोश को भागना बहुत तेज आता था। उसको बोला गया तुम्हें तैरना भी है, चलो में कूदो। उसको पानी में उठा के फेंका गया, अब वो बुड़ 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 करके डूबने लगा। उसको उठाया, बाहर निकाला, 2-4 थप्पड़ उप्पड़ मारे, है ना, होश में लाया गया, मोटिवेशन दिया गया नहीं तुम कर सकते हो, तुम तैर सकते हो, तुम्हारे अंदर काबिलियत है, चलो वापस जाओ। उठा के फिर फेंक दिया पानी में, बेचारा फिर डूबने लगा। ऐसे 5-7 बार हुआ। तो उस खरगोश को लाइफ जैकेट दी गई। लाइफ जैकेट जानते हैं सब लोग? जब आप नाव में सवारी करते हैं तो एक जैकेट ऑरेंज कलर की पहनाई जाती है कि कभी अब नाव वाव पलट जाए तो आप डूबे नहीं। तो लाइफ जैकेट जब पहनाई गई तो बेचारा खरगोश क्या तैर पाएगा? वो तो वहीं के वहीं फ्लोट करता रहा एक ही जगह पे, सतह पे ही। तो उसको कहा नहीं भाई तुमसे नहीं होगा, तुम बाहर आओ, चलो अब जो कर रहे थे भाग रहे थे वही करके दिखाओ, भागो चलो। क्या उतनी फास्ट भाग पाएगा वो? नहीं, क्योंकि ज्यादा एनर्जी कहां खर्चा हो गई? तैरने के चक्कर में। ऐसी एक गिलहरी थी, गिलहरी को बोला चढ़ो, तो मास्टर साहब ने जितनी देर में चढ़ो कच्चा पूरा नहीं किया, उतनी देर में वो नीचे से ऊपर थी। गिलहरी बहुत क्विक क्लाइंबर है, तेजी से चढ़ती है। आपके घरों के पास गिलहरी अगर रहती हो तो आपने देखा यूं पलक झपकेंगे कहीं की कहीं पहुंच जाती है। तो ऊपर चढ़ गई, तो मास्टर साहब नीचे ढूंढ रहे हैं कहां गई गिलहरी, कहां गई? बोली सर मैं ऊपर हूं, ऊपर यहां। अच्छा ऊपर पहुंच गई, तो एक काम करो ऊपर से कूदो और उड़ के दिखाओ, क्योंकि कोर्स का पार्ट है उड़ना भी। तो भाई अब वो बोले नहीं कर नहीं पाएंगे। बोले नहीं करना पड़ेगा। तो अब उसने अपने इष्ट देव का नाम लिया। हमारे यहां जैसे हमारा इष्ट देव अल्लाह, हिंदूज का भगवान कोई भी भगवान, कृष्ण जी, राम जी, है ना, शंकर जी, उस तरह से गिलहरी का अपना इष्ट देव, गिलहरी देवता। गिलहरी ने अपने देवता का नाम लिया, कूद पड़ी, बोले भगवान बचा लेना, हे ईश्वर बचा लो। तो 2 सेकंड के लिए तो उसे हवा में ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं उड़ रही हूं। तो उसने खूब धन्यवाद दिया 2 सेकंड।
2 सेकंड के बाद उसे अपनी ही हड्डियों की टूटती हुई आवाजें सुनाई दी जब जमीन पे वो धरातल पे जोर से गिरी। तो बेचारी हॉस्पिटल पहुंची, हड्डियां सही करवाई उसने, 2-4 महीने का बेड रेस्ट मिल गया, 2-4 महीने बाद वापस आई। अब ये क्वेश्चन आपसे पूछना है, किसी की यहां कभी पूरे जिस्म में आपके किसी की कोई हड्डी टूटी है कभी? हाथ की, पैर की? अल्लाह ना करे कभी टूटे, लेकिन मेरे हाथ की एक बार टूटी थी यहाँ की, ठीक है। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि भाई अब आप वो उतना वेट नहीं उठा सकते क्योंकि आपकी हड्डी पहले जैसी जुड़ी नहीं है। तो अब गिलहरी के साथ भी वही हुआ, उसको बोला चढ़ो चढ़ो चढ़ो, 20 बार बोल दिया कि चढ़ो, लेकिन अब बेचारी उतने हाइट तक उतनी स्पीड से नहीं चढ़ पा रही। उसी की जगह एक और जानवर था, ईल मछली, और ईल मछली के अलावा एक था चील। चील को बोला भाई चढ़ो, वो बोला अरे मेरे पास तो पंख हैं, मैं तो तुरंत चढ़ जाऊंगा। तो उसने सारी दुनिया को दिखाया कि भाई मैं तो चढ़ रहा हूं, पंजे टिका के चढ़ रहा हूं, लेकिन वो एक्चुअली मैं अपने पंख फड़फड़ाता हुआ ऊपर उड़ता हुआ पहुंच गया। तो उसने सही किया कि गलत? बताइए, सही किया कि गलत? रॉन्ग। बच्चे पीछे से कह रहे रॉन्ग, उनको पता है रॉन्ग किया। क्यों? क्योंकि उसको जो कहा गया था उसने वो नहीं किया, कुछ और किया। उसको हम कहते हैं चीटिंग करना, ठीक है, चीट किया उसने। ईल मछली को सारे काम आते थे। ईल मछली तैरने में भी अच्छी थी, उसको पानी से बाहर फलांगती थी तो 300-400 मीटर तक उड़ती हुई भी जाती थी, पानी के बाहर जमीन पे छोड़ दो तो फास्ट रेंगते हुए भागती भी थी, और पत्थर वत्थर मिल जाए तो बढ़िया चढ़ भी लेती थी। तो चारों कोर्सेज में उसने अच्छा किया और स्कूल टॉप कर गई, जानवरों का स्कूल वो टॉप कर गई। बाकी जानवरों के साथ क्या हुआ, कौन मुझे बताएगा? आप में से, पेरेंट्स में से बताएंगे सर? लॉस हुआ उनका। कैसे? जो वो कर सकते थे वो भी नहीं कर पा रहे अब, यानी जो उनका नेचुरल टैलेंट था वो भी खत्म हो गया, और नया टैलेंट डेवलप करने के चक्कर में आपने उनको प्रताड़ित कर दिया। अब आइए अपनी दुनिया पे और इस पूरी कहानी को रिलेट कर लीजिए, पूरी कहानी को रिलेट कर लीजिए। सुबह से शाम तक हम किसी गिलहरी को कह रहे होते हैं कि उड़ के दिखाओ, उड़ के दिखाओ। काहे नहीं उड़ रही हो जी? तुम्हारी इंग्लिश क्यों खराब है इतनी? वो सामने फलाना का बच्चा है, उसकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है, तुम्हारी इंग्लिश क्यों खराब है? तुमको क्या अलग चक्की का आटा खिलाते हैं? दूसरा बच्चा है जिसको भागना बहुत अच्छा लगता है, गेम्स में बड़ा अच्छा है, उसको जबरदस्ती मैथ्स के पीछे ढकेला जा रहा है। जिसको मैथ्स बहुत पसंद है उसको हिंदी के पीछे ढकेला जा रहा है। सारे सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, मानते हैं, लेकिन किसी किसी बच्चे के दिमाग में कोई सब्जेक्ट बहुत जल्दी बैठ जाता है और कोई सब्जेक्ट देर में बैठता है, ठीक है। तो हमें यह ध्यान देना है कि हम अपने बच्चों का कंपैरिजन मतलब एक दूसरे से जोड़कर बच्चे को यह कहना कि भाई उसके जैसा बन के दिखाओ, उसके जैसा बन के दिखाओ, उसके जैसा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में कई लोग जानते होंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन एक अच्छे साइंटिस्ट थे, साथ में एक अच्छे विचारक यानी फिलोसोफिस्ट भी थे। तो उन्होंने एक बार एक बहुत अच्छी बात कही कि इफ यू आस्क अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री फॉर द होल लाइफ द फिश विल थिंक दैट इट इज स्टूपिड। इसको हिंदी में भी अनुवाद कर देते हैं आपकी आसानी के लिए, कि अगर आप एक मछली से कहोगे कि भाई तुम पेड़ चढ़ के दिखाओ, तो सारी जिंदगी मछली क्या सोचती रहेगी कि शायद मैं ही बेवकूफ हूं, मुझसे ही नहीं हो पा रहा, सामने वाला मुझे बोल रहा है, कोस रहा है, हर समय कोस रहा है कि तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो, राइट। अब उसके टैलेंट प्रोपोर्शन में वो चीज है ही नहीं, उसके टैलेंट के अंदर वो है ही नहीं, तो कैसे करेगी वो बच्चा, कैसे करेगा? अगर वो चीज नहीं है उसके अंदर, धीरे धीरे डेवलप किया जा सकता है, धीरे धीरे, एक रात में कभी नहीं हो सकता। एग्जाम्पल के तौर पे कई बार बहुत सारे पेरेंट्स होंगे जिनके बच्चे नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में भी होंगे, वहां से बात शुरू करते हैं। कोई पेरेंट यहां बैठा है जिसके बच्चे हैं नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में? बहुत सारे, हाँ। और 9, 10, 11, 12 में भी होंगे, कई होंगे बच्चे हैं। अच्छा, बढ़िया। अब आप सबको अपने बच्चों के खाने की कैपेसिटी तो पता होगी ना, कि हमारा बच्चा क्या खाता है, कितना खाता है। किस किस को पता है? हाँ थोड़ा, पेरेंट्स में क्या खाता है, कितना खाता है, कोई बता सकता है? यहाँ पे हस्बैंड वाइफ कोई बैठे हैं आपस में? कोई ऐसे हस्बैंड जिनकी वाइफ बैठी हो? कहाँ है सर आपकी वाइफ?
यहाँ है? यहाँ कोई ऐसे हस्बैंड जिनकी वाइफ भी साथ में बैठी हुई यहाँ पे महिला मोर्चा में है? इस तरफ नहीं? मैं जानना चाहता हूं क्या हस्बैंड वाइफ दोनों को ये चीज पता है कि हमारा बच्चा क्या खाता है, कितना खाता है, या सिर्फ एक ही पेरेंट को पता है? चलिए माओं को तो पता है, मानते हैं। कितने पिता लोगों को पता है कि मेरा बच्चा क्या खाता है, कितना खाता है, कब खाता है? बताइए। सारे लोग नहीं है भाई। हम तो भोर तड़के जब बच्चा सो रहा होता है तो हम निकल जाते हैं। कई प्राइवेट जॉब के लोग ये कहते हैं, जो और प्राइवेट जॉब में दुकानों में हैं, वो ये लोग मैंने कहते हुए सुना है उन लोगों को, खासतौर से मर्दों को, भाई हमने अपना बच्चा ना ऐसे बढ़ते हुए नहीं देखा, ऐसे बढ़ते हुए देखा है। क्या मतलब कि हम सुबह सुबह जब निकलते हैं काम पे तो बच्चा सो रहा होता है तो हम नाप लेते हैं इतना है, जब शाम में आते हैं तो फिर भी वो सो रहा होता है, क्योंकि हम बहुत लेट आते हैं तो बच्चा फिर भी सो रहा होता है। तो हम अपने बच्चे को तो जी ऐसे ही देखते हैं लेटे हुए, तो हमें पता ही नहीं चल पाता कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है पूरे दिन। सारी जिम्मेदारी उठा के इनके कंधों पे। तो ये होता है भाई कि हम तो बाहर बहुत कुछ काम कर रहे हैं, हम यही देखेंगी जो देखेंगी। तो ज्यादातर जिम्मेदारी खाने पीने की इनके ऊपर आ जाती है। तो इसलिए आप कहते हैं हमें नहीं पता, बहुत सारे मर्द कहते हैं हमें नहीं पता। मैं कहता हूं आपको जितना पता है, एक काम करते हैं, स्कूल की तरफ से हम एक डाइट चार्ट भिजवाते हैं। कल से एक काम करेंगे, कल से एक डाइट चार्ट जाएगा जिसमें कोई चेंज नहीं करेंगे आपके बच्चों की डाइट में। सिर्फ एक चीज लिखी होगी, सिर्फ एक लाइन लिखी होगी कि आपका बच्चा जिस भी क्लास में है वो जिस समय भी जितना खाता है हर मिकदार को डबल कर दीजिए, और ये मैंडेटरी है। तो कितने लोग इसके साथ जाएंगे कि हाँ हम कर पाएंगे या हम करा लेंगे अपने बच्चे से? डबल कर दें। अब आप बहुत जोश में कई लोग हाथ उठा रहे हैं, इसको डिटेल में समझिए पहले, फिर हाथ उठाइएगा। सर आपसे मैं दोबारा हाथ लूंगा ऊपर। पहले तो समझिए कि आपका बच्चा फॉर एग्जाम्पल अगर सुबह को 1 गिलास दूध पीता है और साथ में आधी रोटी खाता है, तो हम इसको 2 गिलास दूध और 1 रोटी कर देंगे। पहले में ही मना कर दिया, अभी लंच तक तो आने दीजिए सर। अभी सिर्फ ब्रेकफास्ट पे ही मना कर दिया, अभी लंच पे तो हम पहुंचे नहीं, डिनर पे तो हम पहुंचे नहीं, शाम की चाय और नाश्ते पे तो हम पहुंचे नहीं, उसके बीच में चिप्स कुरकुरे जो खाता है उस पे तो हम पहुंचे ही नहीं। सबको डबल करना है। बच्चा दिन भर में जो कुछ खाता है हर उस चीज को डबल कर देना है। कितने लोग हाथ उठाएंगे कि हम ये करा लेंगे अपने बच्चे से? डबल खा लेगा बच्चा हर चीज। 2 गिलास दूध सुबह, दोपहर में अगर 2 रोटी खाता है तो उसको 4 कर देनी है, 1 कटोरी सब्जी खाता है तो 2 कटोरी कर देनी है, रात को अगर 2 रोटी और आधा कटोरी चावल खाता है तो 1 कटोरी चावल और 4 रोटी करनी है। रोज खिला लेंगे अपने बच्चे को। 1 दिन खाएगा इनका बच्चा, 2 दिन खाएगा, 3 दिन खाएगा, चौथे दिन से बाहर निकालना शुरू कर देगा। उल्टी हो जाएगी, बदहजमी हो जाएगी, हो सकता है लूज मोशन लग जाए, आपको जोश जोश में लगेगा हाँ मेरा बच्चा खा लेगा। सेम वे में अब आपको अपना डाइट कैपेसिटी पता है, ईटिंग कैपेसिटी पता है अपने बच्चे की। मेरा सिंपल क्वेश्चन है, इसको वाइसे वर्सा लीजिए, कितने लोगों को अपने बच्चों की लर्निंग कैपेसिटी पता है? लर्निंग कैपेसिटी का मतलब मेरा बच्चा क्या सीखता है, कितना सीखता है, कैसे सीखता है? नहीं पता। तभी तो हम पीछे पड़े रहते हैं। स्कूल से पढ़ के आए हो, चलो भागो एक और बस्ता उठाओ, ट्यूशन जाओ। अब जो चीज ऑलरेडी स्कूल से वो ले रहा है और खरगोश की तरह वो भाग अच्छा पाता है लेकिन वो तैर अच्छा पाता, तो हम उसको जबरदस्ती लाइफ जैकेट दे रहे हैं। लाइफ जैकेट लेके वो एक जगह पे डावाडोल तो हो सकता है, अपने आप को बैलेंस तो कर सकता है, लेकिन तैर नहीं पाएगा। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये जरूर ध्यान दें कि आपका बच्चा कौन सा सब्जेक्ट कितना और कैसे समझता है, कैसे नहीं समझता। उसके लिए धीरे धीरे बढ़ाना पड़ेगा, एक झटके में आप उससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एज ए पेरेंट, जैसे आप में से कितने लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं? कोई खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है? कोई है खेती बाड़ी वाला? नहीं, कोई नहीं है। अरे वाह। नहीं तो जनरली ज्यादातर पेरेंट्स कई गांवों से रिलेटेड जो होते हैं वो मैक्सिमम खेती से जुड़े होते हैं। तो मेरा एक सिंपल क्वेश्चन होता है, अगर खेती से रिलेटेड अगर एक बात मैं पूछूं आपसे कि भाई खेत में आप बीज एक साथ छींटते हैं यूं करके, है ना, पानी भी इकट्ठा एक साथ देते हैं, लेकिन एक तरफ की फसल लहलहा रही है और दूसरे तरफ की नहीं लहलहा पाई, थोड़ा छोटा रह गया पौधा, तो क्या सुबह शाम खड़े होकर कोसते हैं उसको, बढ़ क्यों नहीं रहा, बढ़ क्यों नहीं रहा, बढ़ क्यों नहीं रहा? बढ़, तुझे भी तो उतना ही पानी दिया है। सुबह शाम क्या कोसा जाता है क्या उस पेड़ को? बच्चों के साथ क्यों कर रहे हैं? कई बार पेरेंट्स बच्चों के साथ जाने अनजाने में कर रहे होते हैं।
अरे क्यों नहीं हो पा रहा तुमसे, इंग्लिश क्यों नहीं लिख पा रहे, क्यों नहीं लिख पा रहे। अब लिख पाने के हिसाब से मैं अगर एक सवाल पूछूं सिंपल, ये उंगली दिखा के कि साहब ये उंगली जरा मुझे पकड़ के दिखाइए, कैसे पकड़ेंगे आप, पकड़िए सर उंगली कैसे पकड़ेंगे आप, ठीक है देख लीजिए ढंग से कैसे पकड़ रहे हैं, मुट्ठी बना के, ठीक है सर। एक पेन दीजिएगा सर मुझे, थैंक यू सो मच। ये जरा पेन पकड़ के दिखाइए सर मुझे कैसे पकड़ेंगे आप। आपको पकड़ने का तरीका पता है, आप बड़े हैं, आपको पेन पकड़ने का तरीका पता है, तो आप ऐसे पकड़ेंगे। नर्सरी एलकेजी यूकेजी का बच्चा जब स्कूल में आता है उसे नहीं पता होता कि इस चीज को कैसे पकड़ना है, पेंसिल को कैसे पकड़ना है, स्केच पेन को कैसे पकड़ना है, वाटर कलर को कैसे पकड़ना है। वो ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है, ऐसे पकड़ता है, ठीक है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं, जिसके बच्चे भी नर्सरी एलकेजी यूकेजी में हैं, वो पेरेंट क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आज ही स्कूल भेजा है और टीचर से कह दो 3-3 पन्ना भर के होमवर्क देंगे, और बच्चा स्कूल से बस पहले ही दिन वापस आए और ऐसे लिखना चाहिए। ऐसे ऐसे कैसे पकड़ पाएगा बच्चा, उसकी हड्डियां अभी डिजाइन नहीं है। ये समझिए कि आगे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं कई लोगों के। उन बच्चों के माता पिता से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि आपको समझना चाहिए। एक जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि ये स्टेज पे जितने लोग बैठे हैं और मैं जो खड़ा हूं और आप, हम सबकी जिस्म के अंदर कितनी हड्डियां हैं, किसी को पता है? अरे वाह बच्चा बड़ा तेज है, पीछे से चिल्लाया 206। और तुम्हारी जिस्म में कितनी हड्डियां हैं बच्चे? खड़े हो जाओ। तुम्हारे जिस्म में कितनी हड्डियां? अरे खड़े हो जाओ, टोपी लगाए हुए जो है। अरे हाँ नीली टोपी वाला, नाम नहीं पता, क्या नाम है बच्चे आपका? 210। 4 हड्डी एक्स्ट्रा है। थोड़ा सा ही ज्यादा बताया तुमने। वैसे जब तक बच्चा 13-14 साल का नहीं हो जाता, बायो के लोग भी बैठे हैं, वो लोग ज्यादा अच्छा जानते हैं कि बच्चे के अंदर बचपन में जब ये पैदा होते हैं 300 कुछ हड्डियां होती हैं, 300 से लेके 315-16 के बीच में हड्डियां होती हैं, ठीक है। एक मिनट और रखूंगा अपने पास। अब वो बच्चा जब इस स्थिति पे है, आपकी ये एक हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, आपको पता है कि ये 3 हड्डियां हैं, लेकिन उन बच्चों में अभी ये हड्डियां आपस में जुड़ी, कई हड्डियां आपस में जब तक जुड़ती नहीं हैं तब तक वो एक जैसी एक हड्डी नहीं कहलाती। तो अभी आप, वो बच्चा बचपन से ऐसे पकड़ रहा है, जैसे आपने मेरी उंगली पकड़ी, बड़े होने के बावजूद भी उंगली कैसे पकड़ रहे हैं? ऐसे पकड़ रहे हैं। बच्चा भी सिलिंड्रिकल चीज को ऐसे पकड़ता है, जो चीज गोल होगी उसको ऐसे पकड़ेगा। आप बच्चा दूध पी रहा हो, छोटा बच्चा है, दूध वाला बच्चा है, उसको भी उंगली पकड़ाएंगे तो वो ऐसे ही पकड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी ना पकड़ेगा कि नहीं मैं तो सीख गया, ऐसे थोड़ी ना पकड़ता है। लेकिन हम उससे एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं कि स्कूल जाते ही वो ऐसे से सीधे ऐसे पे आ जाए, 2 उंगलियों का यूज ही ना करे। कैसे पॉसिबल है? उसके अभी मेंटल लेवल में अभी ये चीज गई ही नहीं है, उसको ये चीज पता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि जब हम पेन को ऐसे पकड़ते हैं तो हमारे हड्डियों का शेप बाहर की तरफ भागता है, जो कि बच्चे प्रेशर नहीं ले पाते। इन हड्डियों का डेवलपमेंट अभी हुआ नहीं है तो प्रेशर भी नहीं ले पाते बच्चे, जिसकी वजह से उनके हाथ जल्दी दर्द करने लगते हैं। माएं कहती अरे एक ही तो पेज है, कैसे नहीं लिख पा रहे, कल से 2 लिखवाऊंगी, टीचर से झगड़ा करूंगी, बोलूंगी 2 पेज दो। फिर बच्चा कहेगा अभी तो 1 नहीं लिख पा रहा था, अब 2 हो गया। हम अपनी सेटिस्फैक्शन करा रहे हैं, हम बच्चे से उसके हिसाब से नहीं ग्रो होने दे रहे। फिर वहां पे हमने जब पेड़ को नहीं कोसा तो हम बच्चे को कैसे कोसना शुरू कर सकते हैं? तुमसे नहीं हो पा रहा, तुम क्यों नहीं कर पा रहे? उसकी स्पीड से उसको आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे, हम जरूरत से ज्यादा प्रेशर उसके ऊपर डाल रहे हैं। यहाँ पे कई बच्चे भी बैठे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बच्चे ये सोचे कि अच्छा हमारे माँ बाप तो जरूरत से ज्यादा प्रेशर डालते हैं। नहीं, कई बार उन्हें पता होता है कि कितना प्रेशर डालना है, उन्हें पता होता है क्योंकि वो माँ बाप हैं, बड़े हैं, आप उन चीजों से दौर से गुजर चुके हैं, तो आपको ये चीज पता होती है कब और कहां और कैसे कितना प्रेशर डालना है। तो उसी हिसाब से वो बच्चों पे वो प्रेशर थोड़ा बड़े होने, लेकिन उसका एक लेवल होता है कि आप उतना बड़ा हो जाने दीजिए। जैसे माएँ जानती है ना कि बच्चा अगर सेकंड में 2 ही रोटी खाता है, लेकिन 4th में जाएगा तो उसको 3 या 3.5 रोटी की जरूरत पड़ेगी, जिस्म बढ़ रहा है। तो ऐसे ही पढ़ाई का लेवल भी जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ना चाहिए, नहीं कि पीजी क्लास में। क्योंकि मैं एक स्कूल में था, वहां पे हमने एक क्वेश्चन पूछा, ऐसी बातों बातों में चल रहे थे, और अचानक से एक महिला पेरेंट खड़ी हुई, बोली सर एक क्वेश्चन पूछना था मुझे। तो मैंने कहा पूछिए। तो बोली सर मैं अपने बच्चों को कुछ बनाना चाहती हूँ, कैसे बनाऊं? मैंने कहा क्या बनाना चाहती हैं?
तो बोलेंगे सर मैं अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी सोच है आपकी, बच्चा है किस क्लास में? बोले सर यूकेजी में है। मैंने कहा आप थोड़ा सा लेट हो गई हैं सोचने में, आप थोड़ा लेट हो गई। क्यों? अभी बच्चा पीजी में है, यूकेजी में है, आप अभी से परेशान हो रहे हैं कि उसको क्या बनना है क्या नहीं बनना। अभी उसको पहले अच्छे बुरे की तमीज तो आने दीजिए, सही क्या है गलत क्या है वो तो सीखने दीजिए। ये कैसे आएगा? ये आपके थ्रू आएगा। ये दुनिया का कोई अदर स्कूल नहीं। अभी थोड़ी देर पहले प्रिंसिपल साहब भी यही बता रहे थे कि मां की गोद, वो मां की गोद से रिलेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि अभी मैंने जो क्वेश्चन किया उससे समझने को मिलता है कि बच्चा सबसे ज्यादा किसके पास रहता है? मां के पास। फादर बाहर कमाने में बिजी है, वो घर बार कैसे चलाएगा? बाहर जाएगा कमा के लाएगा तभी चलेगा। तो मां, लेकिन यहां मां की गोद से उन्होंने जोड़ा। मां की गोद पहला स्कूल है। मैं कहता हूं पूरा घर पहला स्कूल है। घर में क्या हो रहा है वो सब कुछ पहला स्कूल स्थापित करता है आपका, सिर्फ मां की गोद स्थापित नहीं करती। पूरा घर का क्या माहौल है, क्या माशरा है, उस पर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा क्या तरबियत ले रहा है। दुनिया का कोई स्कूल ये नहीं सिखा सकता कि आपका बच्चा कब क्या कैसे करेगा। वो सिर्फ गाइड कर सकते हैं। ज्यादा तवज्जो देने की किसको जरूरत है? हमें। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कितने मर्द हजरात सब्जी काटते हैं? सब्जी अपनी बेगमों की हेल्प कराते हैं? कितने लोग सब्जी काटने में? शर्म की बात नहीं है, मैं करता हूं, हाथ उठाइए। और कितनी महिलाएं काटती हैं? हाँ, हो कह रहे देखो, उठाओ उठाओ हाथ उठाओ, हमने देखा है तुमको काटते हुए सब्जी। है 2-3 लोग होंगे। कितनी लेडीज काटती हैं सब्जी? सारी। ये तो अननेसेसरी क्वेश्चन है इनके लिए। बना बनाया कुक मिला है हमें, इनका तो काम है सब्जी काटना, हम कहें ठीक है। अगर ऐसा सोचा जाता है, मेंटालिटी है ऐसी लोगों की, ठीक है। लेकिन हम कहें कि आप एक काम बताइए लेडीज, इनसे तो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आप क्योंकि काटती हैं। अब एक बात बताइए, अगर आप सब्जी काट रही हैं, उस दौरान आपका बच्चा भागा भागा आता है, छोटा बच्चा, और आपसे डिमांड करता है मम्मा चाकू दे दो। कितनी माताएं हैं जो चाकू दे देती हैं? कितनी माएं हैं जो चाकू दे देती हैं बच्चे के हाथ में? आप कहेंगे कि दे देती हैं या हमें दे देना चाहिए? बच्चा मांग रहा है ना, दे देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? खतरे की चीज है। अपनी उंगली काट सकता है, मेरी भी उंगली काट सकता है, किसी और के घुसेड़ भी सकता है। अगर उसको तरबियत नहीं है कि इससे होता क्या है, इससे सिर्फ सब्जी काटनी है बेटा, ये और किसी चीज में काम नहीं आएगा, आप खेलने की चीज नहीं है। हाँ, तो आप सिखाते हैं। अब आपने डरा के भी सिखाया कई बार, कई माएं डरा के भी सिखाती हैं। खुद ना खास्ता किसी दिन उंगली कट गई तो खून बहता हुआ भी बच्चे को दिखा देती है, ये देख, मना कर रही थी इसीलिए कि मत लो, उंगली कट सकती है। चलो अच्छी बात है, यहां तक क्लियर है। लेकिन वही माएं, वही पापा लोग उसी समय कोई एक ऐसा खतरनाक हथियार बच्चों के हाथ में थमाते हैं जिसका रिप्रिकॉशन बाद में आता है, जिसका उलटफेर बाद में हमारे सामने आता है। क्योंकि वही मां आप सब्जी काट रही है, डिस्टर्ब ना हो जाए, वही पापा न्यूज देख रहे हैं, टीवी चैनल देख रहे हैं, हम डिस्टर्ब ना हो जाएं, अपने दोस्तों से बात कर रहे हैं, डिस्टर्ब ना हो जाएं, तो वही बच्चा भागा भागा आता है अब मम्मी के पास, मम्मा मम्मा चाकू। नहीं बेटा तू ये एक काम कर, जा राइम देख ले। लगा दी राइम, पकड़ा दिया हाथ में, और वो बच्चा राइम से, वो ऐसा होता है मोबाइल ऐसे देख रहा होता है, वो राइम से रील पे कब आता है और उंगलियां ऐसे कब खिसकाने लगता है, और रील की भाषा घर में कब आ जाती है आपको पता नहीं चलता। और फिर आप, मैं थोड़ा सा हॉल्ट करूंगा सऊदुल सर के लिए, प्लीज क्लैपिंग के साथ इनका खैर मकदम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा है सर? खैरियत? आइए सर, रुक जाएं थोड़ी देर या चलते रहें? इंट्रोडक्शन कर दें आपका ना, थोड़ी सी देर के लिए मैं अपनी बात को होल्ड कर रहा हूं। अगर मैं भूल जाऊं कि मैं क्या बोल रहा था, मुझे याद दिला दीजिएगा, ठीक है? सर का हम वेलकम कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे बीच जो खुसूसी